Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. So, last class में हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स एंड अनसर्टेनिटी इन फिजिकल ऑब्जर्वेबल ये डिस्कस किया था। तो जैसे डिस्कस किया गया था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब होता है एवरेज ऑफ रिजल्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। किसी फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे मेजरमेंट किए गए हैं, जो रिजल्ट्स आएंगे उनका जो एवरेज है, स्पेसिफिकली वेटेड एवरेज और प्रोबेबिलिस्टिक एवरेज, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए फिजिकल ऑब्जर्वेबल। और लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट कैसे किया जाता है? वी हैव टू प्रिपेयर आइडेंटिकल सिस्टम्स विच विल बी इन द सेम स्टेट साइज। आपने बहुत सारे आइडेंटिकल पार्टिकल्स लिए हैं जो सेम स्टेट में है, और ईच पार्टिकल इस सिस्टम में आपने मेजरमेंट किया है। तो अगर 1 लाख सिस्टम है, 1 लाख मेजरमेंट्स होंगे, 1 लाख मेजरमेंट्स का जो रिजल्ट है उसका एवरेज लेंगे तो हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल जाएगा। ना आफ्टर दैट हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस किया था, और जैसे बताया गया था, अनसर्टेनिटी इज बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ डेविएशन ऑफ द पॉसिबल रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू से जो उनका डेविएशन है उसका मेजरमेंट है अनसर्टेनिटी। ठीक है, और अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, और जैसे बताया गया था, अनसर्टेनिटी इन ए फिजिकल ऑब्जर्वेबल इज सिमिलर टू स्टैंडर्ड डेविएशन इन ए रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम पढ़ते हैं उसी को क्वांटम में अनसर्टेनिटी बोला जाता है। फॉर्मूला सेम है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में जो रैंडम वेरिएबल है वो यहां पे हो जाता है फिजिकल ऑब्जर्वेबल। ठीक है, और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें अनसर्टेनिटी का ऑर्डर पता चलता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी किस ऑर्डर का होगा वो हमें कहां से पता चलता है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। और अनसर्टेनिटी का जो फॉर्मूला बताया गया था उस फॉर्मूले से हमें अनसर्टेनिटी का एवरेज वैल्यू पता चलता है। अनसर्टेनिटी का एग्जैक्ट वैल्यू हम बता नहीं सकते, हम उसका ऑर्डर बता सकते हैं या उसका एवरेज वैल्यू बता सकते हैं। अगर हमें अनसर्टेनिटी का ऑर्डर बताना है तो हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करेंगे, और अनसर्टेनिटी का एवरेज वैल्यू बताना है तो जो फॉर्मूला लास्ट क्लास में डिराइव किया था उसका यूज करेंगे। ठीक है, बट ध्यान रखिए एग्जामिनेशन में नॉर्मली क्या होता है, वेव फंक्शन गिवन होगा और पूछा जाएगा अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करो। एवरेज वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी ये फ्रेज नॉर्मली यूज नहीं किया जाता, ये एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करो, सिंपल बोलते हैं कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में एक वेव फंक्शन दिया गया है एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। दिस इज द वेव फंक्शन, और क्वेश्चन में बता दिया गया है ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। एक्चुअली जो हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। So we have to calculate uncertainty in momentum, and formula is under root p square average or px square average minus px average square। कल फॉर्मूला बताया गया था, किसी भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल के लिए यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें px एवरेज और px स्क्वायर एवरेज कैलकुलेट करना है। अब बताइए ये वेव फंक्शन जो क्वेश्चन में देकर रखा है ये रियल फंक्शन है या कॉम्प्लेक्स फंक्शन है? रियल, राइट। For real functions,
एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम कितना होता है? जीरो। कल हमने डिराइव किया था। तो रियल फंक्शन है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम 0 आ जाएगा। ये जो पार्ट है ये तो 0 हो जाएगा। आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार ए कैप के बदले होगा पी एक्स कैप स्क्वायर साई डीएक्स। ठीक है। अब पी एक्स स्क्वायर, पी एक्स हमें पता है, तो पी एक्स स्क्वायर अगर आप यहां पे रिप्लेस करो, माइनस एच कट स्क्वायर बाहर आएगा। और नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन एक्स के किस इंटरवल के लिए आएगा? माइनस माइनस ए टू प्लस ए, जिसमें वेव फंक्शन नॉन। देन साई स्टार, तो साई स्टार होगा अंडर रूट 15 बाई 4 ए टू द पावर 5 बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में है पी एक्स स्क्वायर। पी एक्स स्क्वायर के अंदर आएगा डी टू डी एक्स टू या डेल टू डेल एक्स टू। माइनस एच का स्क्वायर बाहर लिख दिया है और पी एक्स स्क्वायर के अंदर डेल टू डेल एक्स टू एक्टिंग ऑन साई। रियल फंक्शन है तो साई और साई स्टार सेम आएगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, डेल टू डेल एक्स टू इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने का मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो जो कांस्टेंट पार्ट है उसको पहले बाहर लिख देते हैं। देखिए, माइनस एच कट स्क्वायर, ये कांस्टेंट बाहर। जो नॉर्मलेशन कांस्टेंट है उसका प्रोडक्ट ले लीजिए, 15 बाई 16 ए टू द पावर 5, ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? माइनस टू। माइनस टू। अब देखिए, प्रीटी सिंपल इंटीग्रेशन, लिमिट रिप्लेस कीजिए। बाहर आएगा 15 एच स्क्वायर बाई 8 ए टू द पावर 5, टू फैक्टर कैंसिल कर दिया, ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ए टू प्लस ए। लिमिट रिप्लेस कीजिए एंड सिंप्लीफाई इट। क्या आ रहा है देखिए, सर 5/2 8 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक। एवरीवन प्लीज चेक, 5 h cut square by 2 a square. This is the expectation value of px square. ऑप्शन डी।
राइट। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा √5/2 इंटू h कट बाई a, फोर्थ ऑप्शन। सर अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के टाइम जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स था, स्क्वायर का वैल्यू अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर से ज्यादा आ गए तो सर नेगेटिव आ जाएगा रूट के अंदर। नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है, आ ही नहीं सकता, किसी भी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के लिए आ ही नहीं सकता। यहाँ पे आप देखिए, इसमें और एक क्वेश्चन यहाँ से सेम कैलकुलेशन से बन सकता है, वो ये है, आपने पीएक्स स्क्वायर एवरेज कैलकुलेट किया। मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा जाता फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p²/2m। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px² डिवाइडेड बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज पूछा जाए तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं, जस्ट 2m से डिवाइड करना है जो आपने कैलकुलेट किया है। तो आंसर विल बी 5h² by 4ma²। This is the expectation value of kinetic energy of the particle for the given state। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिए। सर अगर एनर्जी का कोई फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो सर जो एनर्जी आइगन वैल्यू आएगा उसको ही तो एनर्जी कहते हैं। हम्म सर तो अगर एक्स उस फंक्शन के ऊपर अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फिर भी उसको एनर्जी ही बोलेंगे। अगर एनर्जी आइगन स्टेट है तो आइगन वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो सेम होता है ना, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सर अगर लिनियर कॉम्बिनेशन में है तो एवरेज एनर्जी बोलेंगे, और लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए एनर्जी का मतलब एवरेज एनर्जी होता है। ओके। लीनियर कॉम्बिनेशन में दो क्वेश्चन हो सकते हैं, जब आपको लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन है, पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एनर्जी क्या क्या हो सकता है, वो एक क्वेश्चन हो सकता है E0 E1 E2 E3। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है उस लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए एनर्जी कैलकुलेट करो। अगर एनर्जी कैलकुलेट करने को बोला गया है तो हम एवरेज एनर्जी की बात कर सकते हैं, बिकॉज लीनियर कॉम्बिनेशन में एनर्जी सर्टेन नहीं होता। तो एनर्जी मतलब एवरेज एनर्जी कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। डन। Then प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेसिकली गेट एग्जामिनेशन को एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। सो ग्राफ ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन। अब देख सकते हो वेव फंक्शन का प्लॉट गिवन है, मैथमेटिकल फंक्शन फॉर्म गिवन नहीं है, ग्राफ गिवन है। एंड क्वेश्चन इज द पोजीशन अनसर्टेनिटी ऑफ द पार्टिकल फॉर द गिवन स्टेट, व्हाट इज द पोजीशन अनसर्टेनिटी।
सेम फॉर्मूला। अंडर रूट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली आपको जो वेव फंक्शन का प्लॉट दिया गया है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन का मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं, उसके वहां से आपको अनसर्टेनिटी मिल जाएगा। Anything special about the given wave function? Expectation value of Average ax is equal to 0. Symmetric. Symmetric about which line? About Expectation y-axis. value of x is equal to 0. About y-axis, right? So this wave function psi is symmetric about x equal to 0 y-axis. इसको आप इवन फंक्शन भी बोल सकते हो बिकॉज इवन फंक्शन का डेफिनेशन भी यही होता है। x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्री है, इसका मतलब साई इज ए इवन फंक्शन। नाउ लास्ट क्लास में एक पॉइंट डिस्कस किया था, इफ द वेव फंक्शन इज आइदर सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 0, sorry, x equal to x naught, then expectation value of position of the particle will be x naught. वेव फंक्शन अगर x equal to x naught के अबाउट सिमेट्रिक या एंटीसिमेट्रिक है तो x naught क्या होगा? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन। तो यहां से आप बोल सकते हो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन दिस केस? जीरो, बिकॉज यहाँ पे सिमेट्री जो है वो 0 के अबाउट है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन भी 0 होगा। तो इस फॉर्मूले में ये सेकेंड पार्ट जो है ये तो 0 हो जाएगा। तो कभी भी से एवरेज का क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा सिमेट्री देख खोजने की कोशिश कीजिए, हो सकता है एवरेज वैल्यू में थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, रियल फंक्शन है तो पीएक्स का एवरेज 0, यहाँ पे सिमेट्री है x इक्वल टू 0 के अबाउट तो x एवरेज 0। नाउ आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार एक्स कैप स्क्वायर साई डीएक्स। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो जनरल फॉर्मूला बताया गया था वेव मैकेनिक्स फॉर्मलिज्म वो यूज कर रहे हैं, एंड ये नॉर्मलाइज्ड है ये भी नहीं बोला गया कहीं पे, तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी इंक्लूड करना पड़ेगा। दिस डिवाइडेड बाय नॉर्मलाइजेशन फैक्टर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डीएक्स। नाउ यहां पे हमने अभी डिस्कस किया द वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 0, दैट मींस इट इज ए इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज करके माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी, और नीचे भी आएगा 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि साई इज ए इवन फंक्शन जो ग्राफ से हमें पता चल रहा है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगा और कुछ नहीं है। आपको नेगेटिव एक्स के लिए इंटीग्रेशन करने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव एक्स के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है यहां तक एवरीवन? Yes, sir. तो आपको सिर्फ 0 टू इंफिनिटी
ये जो रीजन है इस रीजन में इंटीग्रेशन करना है। नेगेटिव वाला पार्ट वो 2 फैक्टर के अंदर आ गया। ठीक है, अब बताइए 0 टू इंफिनिटी में किस पॉइंट से किस पॉइंट तक वेव फंक्शन का वैल्यू नॉन जीरो है? सर जीरो ए बाई ए टू माइनस डी टू ए बाई A टू by प्लस 2 minus D to A by 2 plus D. ए बाई टू माइनस डी बाई टू टू ए बाई टू प्लस डी बाई टू, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसी में वेव फंक्शन नॉन जीरो है। और इसमें वेव फंक्शन का वैल्यू कितना है? डी। K. के। ये जो वेव फंक्शन का वैल्यू है ना, ये के जो देके रखा है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक, तो एक को बोलते हैं x1 और दूसरे को बोलते हैं x2। अब यहाँ पे x1 और x2 का एक्सप्रेशन क्या होगा? x1 इज a बाई टू माइनस डी बाई टू एंड x2 इज a बाई टू प्लस डी बाई टू। इसमें किसी को डाउट है? एनीवन? और इसमें वेव फंक्शन का वैल्यू है k, psi इज k। बाकी रीजन में तो जीरो है। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। तो नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन इसी रीजन के लिए आएगा। सर प्लीज रिपीट x1 and x2। ये जो वेट है ये कितना है? d/2। डी बाई टू। एंड ये विड्थ कितना है? a/2। ए बाई टू। तो बोल सकते हैं ना, एक में माइनस होगा एक में प्लस होगा। यस सर। तो ए बाई टू से डी बाई टू एक बार माइनस करेंगे तो x1 मिलेगा, और डी बाई टू एड करेंगे तो x2 मिलेगा। क्लियर है? ठीक है सर। यस सर। सिंपल सा कैलकुलेशन है। साई के बदले के रिप्लेस करना है और लिमिट होगा ए बाई टू माइनस डी बाई टू टू ए बाई टू प्लस डी बाई टू। सिंपल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा। साई वाला पार्ट ऊपर नीचे कैंसिल ही कर जाएगा। क्या है आंसर? चेक कीजिए। सर ऑप्शन बी।
करेक्ट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नोट डाउन हो जाए बता दीजिएगा। डन सर। एवरीवन डन? Yes, sir. ओके, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। जस्ट 2015 psi1 and psi2 are eigenstates of Hamiltonian with eigenvalues E1, E2 respectively. Eigenstates of a Hamiltonian का मतलब है energy eigenstates. तो psi1 and psi2, these are energy eigenstates. और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो भी देके रखा है E1, E2. तो E1, E2 are energy eigen values. ठीक है, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग अगर आप इक्वेशन लिखते हो, इसका मतलब है H कैप एक्टिंग ऑन psi1 इक्वल टू E1 psi1 and H cap acting on psi2 is equal to E2 psi2. This is the eigenvalue equation. अब क्या बोला गया है? What is the energy uncertainty in the state psi1 plus psi2? psi1 plus psi2 मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में कितना बोला गया है? एनर्जी अनसर्टेनिटी है। तो साई ऑफ एक्स या केट साइज, बिकॉज यहाँ पे अल्टीमेटली कोई फॉर्म तो गिवन नहीं है, तो आप कोई भी फॉर्मलिज्म यूज कर सकते हो। केट साई इज इक्वल टू केट साई 1 प्लस केट साई 2। इस लीनियर कॉम्बिनेशन में एनर्जी अनसर्टेनिटी क्या है? अब बताइए, जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये क्या एनर्जी आइगन स्टेट है? नो सर। No, sir. इंडिविजुअली केट साई 1 केट साई 2 एनर्जी आइगन स्टेट है, बट लीनियर कॉम्बिनेशन आइगन स्टेट नहीं होता। इट इज नॉट ए एनर्जी आइगन स्टेट। इसमें एनर्जी सर्टेन होगा या अनसर्टेन होगा? Certain. Certain. अनसर्टेन। अनसर्टेन। इट इज नॉट ए एनर्जी आइगन स्टेट। एनर्जी आइगन स्टेट होता तो एनर्जी सर्टेन होता, अनसर्टेनिटी जीरो होता। इस क्वेश्चन में ये अनसर्टेनिटी कितना है यही पूछा गया है। तो ऑप्शन देख के आप एक तो आइडिया लगा सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वाई? एनर्जी नेगेटिव। Negative. अनसर्टेनिटी स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। अनसर्टेनिटी या प्रोबेबिलिटी थ्योरी में जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होता है। ऑप्शन ए में जो देख रखा है वो नेगेटिव वैल्यू है। अनसर्टेनिटी या स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। देखिए, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा? स्क्वायर रूट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर
माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर। जो फॉर्मूला हमने कल लास्ट क्लास में ड्राइव किया था। नाउ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन देके रखा है, CI स्क्वायर लैम्डा आई बाई CI स्क्वायर। समेशन मॉड सी आई स्क्वायर लैम्डा आई, मतलब यहाँ पे ई आई डिवाइडेड बाई समेशन मॉड सी आई स्क्वायर। कल हमने डिराइव किया था। तो देखिए यहाँ पे C1 और C2 का वैल्यू क्या है? वन वन E1 E2 C1 वन वन 1 1। ये एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स है, C1 C2 दोनों का वैल्यू 1 1 है। तो देखिए क्या आएगा, C1 स्क्वायर इंटू E1 प्लस C2 स्क्वायर, C2 भी 1 है, इंटू E2। E1 E2 आर द आइगन वैल्यूज, डिवाइडेड बाई नीचे आएगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो यहां से आप चेक कीजिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी आ जाएगा 1/2 E1 plus E2. This is the expectation value of energy. नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा, कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी है। अभी ई स्क्वायर का एवरेज कैलकुलेट करेंगे और फिर अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे। सर CI को बंद क्यों लिया गया है? ये तो क्वेश्चन में देके रखा है ना, ये वेव फंक्शन लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? C1 psi1 प्लस C2 psi2 ना। यस सर। C1 C2 1 ही है इस क्वेश्चन में। अच्छा सर। सर लीनियर कॉम्बिनेशन आइगन स्टेट्स का वो हमेशा आइगन स्टेट नहीं होगा? इन जनरल तो नहीं हो सकता। अगर आइगन वैल्यूज इक्वल होते तब हो सकता है, यहाँ पे आइगन वैल्यूज इक्वल नहीं है, E1 E2 है। डन सर। Just 1 minute. सो जिस तरीके से हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी कैलकुलेट किया, वैसे ही एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला, सिर्फ आइगन वैल्यू बदल जाएगा। समेशन
मॉड सी आई स्क्वायर, ई आई के बदले होगा ई आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन मॉड सी आई स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर इंटू E1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ई स्क्वायर का एवरेज यहां पे आ जाएगा 1/2 E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब आप यहां पे नोटिस करो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला यूज किया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी स्क्वायर के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज किया है, सिर्फ आइगन वैल्यू बदल गया है। ठीक है, इसको आप मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी के साथ रिलेट कर सकते हो। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका आइगन वेक्टर है एक्स और आइगन वैल्यू है लैम्डा। तो ए एक मैट्रिक्स है जिसका आइगन वैल्यू है लैम्डा, आइगन वेक्टर है एक्स। तो जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका आइगन वेक्टर क्या होगा? एक्स, और आइगन वैल्यू क्या होगा? लैम्डा स्क्वायर। लेंगे तो यहां पे जो हमने ई स्क्वायर का एवरेज और ई एवरेज सेम फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है, उसका जो बेसिस है वो बेसिकली ये है, मैट्रिक्स का ये प्रॉपर्टी। ये ए मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर अगर एक्स है तो ए स्क्वायर का आइगन वेक्टर भी एक्स होगा, सिर्फ आइगन वैल्यू बदल जाता है। तो यहां पे भी हम क्या बोल सकते हैं, जैसे एच कैप स्क्वायर, एनर्जी स्क्वायर मतलब एच कैप स्क्वायर एक्टिंग ऑन साई वन विल बी इक्वल टू E1 स्क्वायर साई वन। आइगन स्टेट नहीं बदलेगा, आइगन वैल्यू बदल जाएगा। सिमिलरली एच कैप स्क्वायर साई टू विल बी E2 स्क्वायर साई टू। ये पूरा जो है मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है जो यहां पे हम यूज कर रहे हैं। नाउ कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी। स्क्वायर रूट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर। प्रेस कीजिए 1/2 E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर आ जाएगा 1/4 E1 प्लस E2 होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है। दोनों से अगर आप 1/2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 1/2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर देन सर 1/4 कॉमन लेंगे तो 1/4 ले लेते, चलिए हाँ 1/4 ले लेते हैं तो बार बार बाई 2 नहीं लिखना पड़ेगा। तो 1/4 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 2E1 स्क्वायर प्लस 2E2 स्क्वायर। अदरवाइज वहां पे आपको डिवाइड बाय टू लिखना पड़ता। और सेकंड पार्ट में आएगा माइनस E1 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर माइनस 2E1 E2। सेकंड पार्ट में हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दिया है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो 1/4 तो कॉमन लिया था, ब्रैकेट के अंदर आएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2E1 E2। इसमें आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए बेसिकली ये आएगा 1/2 मॉड्यूलस E1 माइनस E2। इसमें मॉड्यूलस इसलिए लिखा गया है बिकॉज अनसर्टेनिटी ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव।
पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसीलिए मॉडुलस साइन लिया गया है, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं पे नहीं बोला गया कि E1 इज लार्जर और E2 इज लार्जर। तो अनसर्टेनिटी इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, इसलिए जब स्क्वायर रूट किया गया तो मॉडुलस साइन ले लिया गया है। अगर क्वेश्चन में बोला रहता E1 इज ग्रेटर देन E2 तो हम क्या लिखते, E1 माइनस E2, मॉड साइन लेने का जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोला रहता E2 इज ग्रेटर देन E1 तो आंसर लिखते 1/2 E2 माइनस E1, बट हमें पता नहीं है इसलिए मॉड साइन लिखना जरूरी है। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन है ये। सेकेंड ऑप्शन आई थिंक। क्वेश्चन स्लाइड शो कर दो। एवरीवन डन? यस सर। Second option is correct. 1/2 modulus E1 minus E2. डन सर। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। इन ऑपरेटर्स नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें पार्टिकल का वेव फंक्शन दिया रहता था और उसके बाद पूछा जाता फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड ऑल दिस थिंग्स, फाइंड द अनसर्टेनिटी। नाउ द क्वेश्चन इज, किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए ये वेव फंक्शन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। आपको क्वेश्चन में एक सिस्टम बताया गया, सिस्टम मतलब एक पोटेंशियल के बारे में बता दिया गया। अगर पोटेंशियल पता है तो वहां से हम पार्टिकल का वेव फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड स्पेसिफिकली उस सिस्टम के लिए एनर्जी आइगन स्टेट्स क्या होंगे वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। बिकॉज क्वांटम में जो पूरा एनालिसिस किया जाता है वो एनर्जी आइगन स्टेट्स के टर्म्स में ही किया जाता है। तो वो एनर्जी आइगन स्टेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए। नाउ जब हमने ये ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था, हमने एनर्जी ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। एनर्जी ऑपरेटर के दो डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्मेट्स होते हैं, वन इन टर्म्स ऑफ स्पेस डेरिवेटिव, अनदर वन इन टर्म्स ऑफ टाइम डेरिवेटिव। तो एच कैप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और द एनर्जी ऑपरेटर, एक था माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। This is in terms of space derivative, and energy operator in terms of time derivative iota h cut del del t। और क्या बताया गया था, इनमें से आप कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी ऑपरेटर यूज करो, हमें एनर्जी के बारे में सेम इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो इनमें से कोई भी ऑपरेटर आप यूज कीजिए, कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मेट यूज कीजिए, वी विल ऑब्टेन द सेम इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब हुआ H cap acting on psi will be equal to E cap acting on psi. Psi is the state of the particle, arbitrary state, जरूरी नहीं है एनर्जी आइगन स्टेट हो। Psi is a state of the particle। तो psi के ऊपर आप H cap ऑपरेट करो या E cap ऑपरेट करो, सेम इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। और इंफॉर्मेशन किसके बारे में पता चलेगा, अबाउट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सो दिस इज द general form of Schrodinger equation।
मतलब 1D हो, 2D हो, 3D हो, टाइम डिपेंडेंट हो, टाइम इंडिपेंडेंट हो, ये जनरल फॉर्म है। बाकी जितने भी श्रोडिंगर इक्वेशन के फॉर्मेट्स हैं वो यहीं से डिराइव किए जाते हैं, इसके स्पेशल केसेस हैं। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, नाउ यहां पे हम पर्टिकुलरली वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, सो वन डायमेंशनल क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। 2D और 3D में क्या होगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो हम वन डायमेंशनल सिस्टम्स डिस्कस करेंगे। तो सपोज वी हैव ए पार्टिकल of mass m and mass m moving along x-axis under the influence of a time independent potential v of x. A particle of mass m is moving along x-axis under the influence of a time independent potential v of x. तो इस केस में आप नोटिस करो जो इक्वेशन है h cap psi equal to E cap psi. This is the most general form of Schrodinger equation. In this case, h cap के बदले आप लिख सकते हो माइनस h कट स्क्वायर बाई 2m del 2 del x2. This is the kinetic energy operator plus potential energy operator. It will depend on x acting on psi. अब इस केस में जो psi होगा वो x और t का फंक्शन होगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड टाइम, इक्वल टू ई कैप के बदले हम लिख सकते हैं आयोटा h कट del del t. It will operate on psi which is a function of x and t. ध्यान रखिएगा यहां पे जो psi है दिस इज एनी आर्बिटरी स्टेट ऑफ द पार्टिकल। ऐसा नहीं है जो ये आइगन स्टेट ही होना चाहिए, उसका स्पेशल केस है, आइगन स्टेट भी हो सकता है, एनर्जी आइगन स्टेट भी हो सकता है, बट यहां पे जो psi है दिस इज आर्बिटरी स्टेट ऑफ द पार्टिकल। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिए, कोई डाउट है यहां तक तो प्लीज आस्क। सर पार्टिकल का डायनेमिक्स हो रहा है तो वेलोसिटी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मोमेंटम की बात करेंगे ना, काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके पी स्क्वायर किससे रिलेटेड है, मोमेंटम वेलोसिटी। तो Done, sir. So wait one minute.
डन से। ओके, जस्ट हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में इस ऑपरेटर को साई के ऊपर ऑपरेट कर देंगे और राइट हैंड साइड में भी इस ऑपरेटर को साई के ऊपर ऑपरेट कर देंगे, तो आपको वन डायमेंशन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए यह आएगा -h कट स्क्वायर बाई 2m del 2 psi del x2, this is basically related with kinetic energy, plus v of x acting on psi equal to right hand side iota h cut del psi del t। ध्यान रखिएगा psi is a function of x and t, position coordinate and time। This equation, this is the one dimensional time dependent Schrodinger equation। इसी इक्वेशन को सॉल्व करके वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम ये हमें पता चलता है। और जैसा आप देख सकते हैं, इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है एक। दिस इज ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? साई। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड टी। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। अब इसको सॉल्व करने के लिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक का यूज करेंगे, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक में क्या किया जाता है, एक सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं। assume a solution फॉर्मेट क्या है, psi of xt is equal to capital X which is a function of x and capital T which is a function of t। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक में जो सॉल्यूशन अज्यूम किया जाता है वो इस फॉर्मेट का है। ऑलरेडी हमने जब डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किया था तो बताया गया था इसी फॉर्मेट को सेपरेबल फॉर्म बोला जाता है। इसमें x डिपेंडेंसी और t डिपेंडेंसी का प्रोडक्ट आता है, तो दिस इज कॉल्ड सेपरेबल फॉर्म। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, जो सेपरेबल फॉर्म में क्यों एज्यूम किया गया, बिकॉज ये देखा गया अगर आप सेपरेबल फॉर्म में चीजों को लिखते हैं ना, उसके बाद जो एनालिसिस होता है वो काफी सिंपल हो जाता है। अगर सेपरेबल फॉर्म ना होता, कोई दूसरा फॉर्म हम एज्यूम करते, उसमें मे बी आंसर आ जाता, लेकिन उससे जो उसके बाद वाला एनालिसिस है, अब वेव फंक्शन कैलकुलेट करके तो हमें रुक नहीं जाना है ना, उससे हमें सिस्टम का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अगर आपने सेपरेबल फॉर्म नहीं लिया, कोई दूसरा फॉर्म का सॉल्यूशन आ गया मान लीजिए, उससे सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना जो है वो एनालिसिस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो टू कीप द मैथमेटिक्स सिंपल, इसको सेपरेबल फॉर्म में एज्यूम किया गया, बिकॉज सेपरेबल फॉर्म में मैथमेटिक्स कंपैरेटिवली इजी होता है, तो इसके बाद वाला जो एनालिसिस है वो इजी हो जाएगा। हमें सिर्फ जो एक्सपेरिमेंट में दिख रहा है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग एक थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर चाहिए। अब वो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो हम यही कोशिश करेंगे जो मैथमेटिक्स पार्ट सिंपल रहे, हमें मैथमेटिक्स में नहीं फंसना है। हमने ऐसा एक मैथमेटिक्स यूज किया जो मैथमेटिक्स करने में ही हालत खराब हो गई, उसके बाद फिजिकल इंटरप्रिटेशन तो अलग बात है। तो मैथमेटिक्स को सिंपल रखने के लिए ये सेपरेबल फॉर्म लिया गया, जो सॉल्यूशन इस फॉर्मेट का आएगा, ठीक है। पोजीशन डिपेंडेंसी अलग, टाइम डिपेंडेंसी अलग। तो इसको हम इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं। देखिए
माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m del 2 psi del x2, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव. So second order derivative of capital X with respect to x, and the time dependent part will remain constant. Partial derivative है plus v of x into psi के बदले x into t. On the right hand side, iota h cut del psi del t, time के respect में partial derivative. So the capital X part will remain constant. First order derivative of capital T with respect to t. पार्शियल डेरिवेटिव हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं. एक स्टेप क्लियर है? ओके. नेक्स्ट स्टेप, इक्वेशन के दोनों तरफ जो सॉल्यूशन अपने अज्यूम किया है उससे डिवाइड कर देंगे. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक के ये स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं. आपने जो सॉल्यूशन अज्यूम किया उसको रिप्लेस किया, फिर जो सॉल्यूशन अज्यूम किया है उससे दोनों तरफ डिवाइड कर देना है. तो देखिए क्या आ रहा है. लेफ्ट हैंड साइड माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m इंटू 1 बाई कैपिटल X इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल X with respect to small x plus v of x equal to iota h cut into 1 upon capital T into first order derivative of capital T with respect to small t. अब देखो डिवाइड करने पे फायदा क्या हुआ, ये हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी देखा था इस टाइप का चीज. लेफ्ट हैंड साइड is a function of position coordinate only. And right hand side is a function of time only. तो लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ x का फंक्शन है, राइट हैंड साइड सिर्फ टाइम का फंक्शन है. वेरिएबल्स आर सेपरेटेड. एक तरफ x का पार्ट आ गया, दूसरी तरफ टाइम का पार्ट आ गया. क्लियर है यहां तक? नाउ सेपरेशन वेरिएबल टेक्निक में जब ऐसे एक तरफ x का फंक्शन है, एक तरफ t का फंक्शन है और दोनों इक्वल है, तो देखा गया है सॉल्यूशन एक ही कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकता है व्हेन बोथ साइड्स आर इक्वल टू सम कांस्टेंट. रिपीटिंग, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक का पार्ट है. ठीक है, एक तरफ x का फंक्शन है, एक तरफ टाइम का फंक्शन है और दोनों इक्वल है. तो एक तरफ x है, एक तरफ टाइम है, दोनों इक्वल है, तो इसका एक ही कंडीशन में सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है. वो क्या है? व्हेन बोथ साइड्स आर इक्वल टू सम कांस्टेंट. उस कांस्टेंट को क्या अज्यूम किया गया? E. E रिप्रेजेंट करता है एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. और यहां पे कांस्टेंट का मतलब है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कांस्टेंट मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन एंड टाइम. अगर साई किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन एंड टाइम. तो दिस E, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन एंड टाइम. अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इस कांस्टेंट को एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्यों लिया गया है? ये इसका आइडिया कहां से मिला? सर LHS पे एनर्जी है, सो बिल्कुल, इज द सिंपलेस्ट आंसर. जो लेफ्ट हैंड साइड है, अब चेक करके देखो, दिस इज बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी पार्ट, d2 dx2 जो आया था, एंड दिस इज बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी पार्ट. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियसली टोटल एनर्जी तो आएगा.
तो ये एनर्जी जो है वो आर्बिटरी अज्यूम नहीं कर लिया गया है, तो ये तो दिख रहा है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी मिलेगा। और लॉजिक ये है, ये सारा कैलकुलेशन जहां से हमने स्टार्ट किया था, एच कैप साई इक्वल टू ई कैप साई, किसी भी स्टेट के ऊपर एच कैप ऑपरेट करने का मतलब हमें किस फिजिकल ऑब्जर्वेबल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा? एनर्जी। ठीक है, तो एच कैप ऑपरेट करने का मतलब है हमें स्टेट के एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो कांस्टेंट को एनर्जी चूज करना इज द ऑब्वियस चॉइस, बिकॉज यहां पे हमें एनर्जी के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिलेगा। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। सर जब एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो इन और ई1 ई2 आते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ ई आ रहा है, तो ये कौन सा स्टेट? ये आर्बिटरी स्टेट है, अभी आर्बिटरी स्टेट ही आते हैं, एनर्जी आएंगे स्टेट में आएंगे अभी। अगर एनर्जी आइगन स्टेट होगा तो ये E1 E2 हो जाएगा। मतलब एक सेम श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए ई का सेम ही ई होगा, मतलब ई नॉट होगा तो ई नॉट ही होगा। वो स्टेट पे डिपेंड करता है ना, साई आपने कौन सा स्टेट लिया है। जो साई है वो एनर्जी आइगन स्टेट भी हो सकता है, अगर वो एनर्जी आइगन स्टेट हुआ तो पर्टिकुलर एनर्जी आएगा। अगर एनर्जी आइगन स्टेट नहीं हुआ उस केस में हम लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन में एनर्जी का मतलब क्या कैलकुलेशन होता है? एवरेज। एवरेज। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन की एनर्जी पूछा जाए, एंड इसका सॉल्यूशन तो सिर्फ एक ही आएगा। देखते हैं ना क्या आएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। Then sir, ओके, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सो एक तरफ पोजीशन डिपेंडेंसी है, एक तरफ टाइम डिपेंडेंसी है, एंड बोथ साइड्स आर इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, नाउ पहले जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है उसका सॉल्यूशन लिख देखते हैं क्या आ रहा है। तो टाइम डिपेंडेंट पार्ट क्या था? आयोटा एच कट 1/T इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ T इक्वल टू कांस्टेंट, इसको एनर्जी एज्यूम किया गया था। ठीक है, तो यहां से एक फर्स्ट ऑर्डर सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। देखिए, dt अपॉन टी इक्वल टू, आयोटा एच का साइड चेंज कीजिए, ये होगा माइनस आयोटा बाई एच कट E dt। दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड में T है, राइट हैंड साइड में स्मॉल t है। जस्ट इंटीग्रेट, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा ln t, राइट हैंड साइड माइनस आयोटा बाई एच कट ई टी प्लस सम कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम यहां पे ln a ले लेते हैं। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो, कैपिटल T का एक्सप्रेशन आएगा सम कांस्टेंट a इंटू e टू द पावर माइनस आयोटा ई टी बाई एच कट। वेव फंक्शन जो साई है
वो पोजीशन एंड टाइम डिपेंडेंट है, द टाइम डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन विल लुक लाइक दिस। अभी तक हमने जो भी वेव फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया है उसमें हमने टाइम डिपेंडेंसी की बात नहीं की है। मतलब मान लीजिए t इक्वल टू 0 की बात की है, हर जगह पे हम साई ऑफ एक्स लिख रहे थे। तो वेव फंक्शन के अंदर जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है, जो टाइम के साथ साथ वेव फंक्शन चेंज कैसे करेगा, वेव फंक्शन मतलब स्टेट ऑफ द पार्टिकल चेंज कैसे करेगा, वो इस फॉर्मेट का होगा, टाइम डिपेंडेंसी। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको यहां पे ध्यान रखना है वो ये है, ये जो फॉर्मेट है, दिस फॉर्मेट of capital T does not depend on mathematical form of potential. पोटेंशियल का मैथमेटिकल फॉर्मेट कुछ भी हो, मतलब वो बॉक्स पोटेंशियल हो, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल हो, हाइड्रोजन एटम पोटेंशियल हो, डिराक डेल्टा पोटेंशियल हो, पोटेंशियल का मैथमेटिकल फॉर्म कुछ भी हो, टाइम डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन विल बी ऑफ दिस फॉर्मेट। सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाएगा, मान लीजिए बॉक्स पोटेंशियल है तो बॉक्स पोटेंशियल में एनर्जी अलग होगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है उसमें एनर्जी अलग होगा। तो डिफरेंट क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए जो एनर्जी वाला पार्ट है वो डिफरेंट हो जाएगा, बट टाइम डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन विल बी ऑफ दिस फॉर्मेट ओनली। दिस फॉर्मेट डज नॉट डिपेंड ऑन द पोटेंशियल। पोटेंशियल आप चेंज करते रहो, टाइम डिपेंडेंट पार्ट इसी फॉर्मेट का आएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Now, the time independent part of the wave function. इस पार्ट में पोजीशन डिपेंडेंसी था, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m 1/x second order derivative of capital X with respect to small x plus v of x इक्वल टू e। इसको थोड़ा सा टर्म्स को साइड चेंज कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा second order derivative of capital X with respect to x plus 2m by h cut square into e minus v of x into capital X equal to 0। ये जो इक्वेशन यहां पे आया है, दिस इज कॉल्ड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन वन डायमेंशन। दिस इज कॉल्ड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन वन डायमेंशन। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको कैपिटल एक्स मिल जाएगा, कैपिटल एक्स जो पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट है, ठीक है। अगर आपको पूछता है ये किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, Second order. थोड़ा नैरो डाउन कीजिए। सेकेंड ऑर्डर तो एक बहुत ब्रॉडर क्लास है। सेकेंड ऑर्डर नॉन linear Homogeneous. with variable coefficient। कांस्टेंट भी हो सकता है, वो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है।
सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कोएफिशिएंट वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल। तो इट मे बी कांस्टेंट कोएफिशिएंट और वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको कैपिटल एक्स मिलेगा, एंड कैपिटल एक्स इज द टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन। यहां तो कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। ये जो कैपिटल एक्स है, इसका सॉल्यूशन का जो फॉर्मेट है वो क्या फिक्स्ड है या पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा? पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। राइट। पोटेंशियल चेंज करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज करेगा, सॉल्यूशन का फॉर्मेट भी बदल जाएगा। सर पोटेंशियल अलग होगा तो फोर्स भी चेंज होगा, तो फोर्स चेंज होगा तो उसका फोर्स से टाइम से रिलेशन है, तो टाइम का पार्ट कुछ चेंज हो जाएगा ना। कैसे चेंज होगा? सॉल्यूशन से कुछ पता चल रहा है ऐसा? वो एनर्जी आइगन वैल्यू को चेंज करेगा। सर बताइए। सर ये जो आपने बताया कि टाइम वाला जो सॉल्यूशन है इसका फॉर्मेट हमेशा ऐसा ही रहेगा, तो मतलब ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो भी हम पोटेंशियल वाले सिस्टम हम स्टडी करने वाले हैं तो उनके लिए ये सेपरेबल सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है। नहीं, टाइम वाला फॉर्मेट ये बेसिकली ऐसा इसलिए रहेगा बिकॉज जो पोटेंशियल हमने लिया है वो टाइम इंडिपेंडेंट है ना। यस सर। तो टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल के लिए टाइम का जो फॉर्मेट है वो ऐसा ही दिखेगा, बिकॉज हमने पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट लिया है। और अगर सर हम पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट ले लेंगे तो फिर हो सकता है कि फॉर्मेट चेंज हो जाए। इस तरीके से ना निकले। बिल्कुल। ओके सर। इसीलिए अब देखो ना, पोटेंशियल आपका टाइम इंडिपेंडेंट है, इसीलिए इस इक्वेशन में कहीं पे आपको v ऑफ x दिख रहा है? नहीं। सर अगर पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट हो जाता तो इस वाले इक्वेशन में भी पोटेंशियल दिखता, तब सॉल्यूशन का फॉर्मेट भी पोटेंशियल पे डिपेंड करता। इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है? इस वाले में v ऑफ x दिख रहा है आपको, इसीलिए सॉल्यूशन का फॉर्मेट v ऑफ x पे डिपेंड करेगा। ओके सर। जब पोटेंशियल को पोजीशन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो उसका एक्सीलरेशन भी आ जाएगा। सारा डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आएगा, बट वो एवरेज बिहेवियर को शो करेगा। जैसे क्लासिकल में हम एग्जैक्ट बिहेवियर की बात करते हैं, क्वांटम में एवरेज बिहेवियर होगा थ्रू एक्सपेक्टेशन वैल्यू। जो टॉपिक चल रहा है उसके साथ ही डिस्कशन को लिमिटेड रखते हैं, अदरवाइज बहुत सारी चीजें हैं। डन एवरीवन? मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। जैसा हमने यहाँ पे देखा, जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, सॉल्यूशन ऑफ
time independent Schrodinger equation. This is capital X, which is a function of X. टाइम डिपेंडेंट पार्ट हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैपिटल एक्स मिल जाएगा। जैसे बताया गया, इसका फॉर्मेट पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। The format of capital X depends on mathematical form of potential. तो अब देखो, जो हमने वेव फंक्शन ये कैलकुलेट कर रहे थे, वेव फंक्शन साई पोजीशन, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। साई विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, ये हमने क्या अज्यूम किया था, कैपिटल एक्स विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू कैपिटल टी विच इज अ फंक्शन ऑफ टी। तो यहां से आप नोटिस करो, साई एक्स टी ये आ जाएगा कैपिटल एक्स, ये तो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, इनटू जो टाइम डिपेंडेंसी है e टू द पावर माइनस आयोटा ई टी बाई एच कट। तो किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए जो वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल है या स्टेट ऑफ द पार्टिकल है, उसका जनरल फॉर्म है ये इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम। और ये फॉर्मेट क्या पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा? हाँ, यस। बिल्कुल। वैसे इसका एक पार्ट तो पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है ना, कैपिटल एक्स। तो फॉर्मेट ऑफ साई ऑफ एक्स टी डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल चेंज करेंगे तो साई ऑफ एक्स टी का जो फॉर्मेट है वो भी चेंज कर जाएगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। नाउ यहां पे आप चेक करो, अगर आप वेव फंक्शन t इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करते हैं, सपोज t के बदले आपने 0 रिप्लेस किया, t इक्वल टू 0, तो यहां से आपको मिलेगा साई एट t इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो आप कैपिटल एक्स कैलकुलेट करते हैं दैट इज बेसिकली द स्टेट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0। इसका मतलब है सॉल्यूशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, इसको कैपिटल एक्स से हम डिनोट कर रहे थे, इट रिप्रेजेंट्स state of the particle at t equal to 0 और wave function of the particle at t equal to 0। सर मल्टीप्लाई में ए भी था ना? उसको नॉर्मलेशन कांस्टेंट में एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, अलग से लिखने का जरूरत नहीं है, नॉर्मलाइज तो करेंगे ही वेव फंक्शन को। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है दैट रिप्रेजेंट्स स्टेट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0। तब देखेंगे ये डिफरेंट क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए जब आप वेव फंक्शन कैलकुलेट करेंगे ना, आप पहले टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको कैपिटल एक्स मिल जाएगा। कैपिटल एक्स का मतलब स्टेट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0।
उसके साथ ये एक्सपोनेंशियल टर्म अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको किसी भी आर्बिट्ररी टाइम के लिए पता चल जाएगा स्टेट क्या है। ठीक है, तो किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का जब एनालिसिस किया जाता है तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन ही कैलकुलेट किया जाता है, और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्टेट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0। अब आते हैं जो साई है, अभी तक बोला गया था साई इज ए आर्बिटरी स्टेट ऑफ द पार्टिकल, ये एनर्जी आइगन स्टेट होना जरूरी नहीं है। अब कोई बता सकता है जो आर्बिटरी स्टेट ऑफ द पार्टिकल है वो क्या क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आइगन स्टेट्स? जितने भी आर्बिटरी स्टेट्स हो सकते हैं उनको आप कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो? रेफरेंस आपका है एनर्जी आइगन स्टेट। क्या बोल रहे हैं? सिनुसॉइडल। मैं मैथमेटिकल फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने रेफरेंस बोला है एनर्जी आइगन स्टेट। मैथमेटिकल फॉर्म होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। सर लीनियर कॉम्बिनेशंस एंड नॉन लीनियर कॉम्बिनेशंस। नॉन लीनियर कॉम्बिनेशन की बात हम क्वांटम में करते नहीं है, सारे ऑपरेटर्स लीनियर है, नॉन लीनियर कॉम्बिनेशन की बात नहीं करते। दो कैटेगरीज हो सकते हैं, नॉट लीनियर नॉन लीनियर। एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, द स्टेट ऑफ द पार्टिकल कैन बी ए एनर्जी आइगन स्टेट और कैन नॉट बी ए एनर्जी आइगन स्टेट। इन दो के अलावा कुछ हो सकता है? The state of the particle can be either a energy eigenstate or cannot be energy eigenstate। कोई भी स्टेट ले लीजिए आप, वो एनर्जी आइगेनस्टेट होगा या एनर्जी आइगेनस्टेट नहीं होगा, और कुछ हो सकता है। तो कोई स्टेट अगर एनर्जी आइगेनस्टेट नहीं है तो क्या हो सकता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी आइगेनस्टेट। ये दो ही पॉसिबिलिटी है, state of the particle will be a energy eigenstate or will be a combination of energy eigenstates। क्वांटम में जो भी हम पढ़ेंगे ना, जो भी स्टेट ऑफ द पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे हम, आप देखेंगे वो आइदर एनर्जी आइगेनस्टेट होगा या एनर्जी आइगेनस्टेट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ये दो ही हो सकते हैं और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। कोई अगर बोलता है पोजीशन आइगेनस्टेट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पोजीशन आइगेनस्टेट को भी तो क्या हम एनर्जी आइगेनस्टेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते? पॉसिबल है लिखना। अगर कोई मोमेंटम आइगेनस्टेट है उसको भी हम एनर्जी आइगेनस्टेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, बिकॉज एनर्जी आइगेनस्टेट एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करता है। तो कोई भी स्टेट हो वो एनर्जी आइगेनस्टेट होगा या एनर्जी आइगेनस्टेट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, दो ही चीज हो सकता है। अब इस चीज को आप देखो मैथमेटिक्स के साथ कैसे रिलेट किया गया। वो यहां पे बता सकता है, ये जो हमने अभी डिस्कस किया था टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन वन डायमेंशन, ये किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन था अभी डिस्कस किया था? सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस। होमोजीनियस, राइट, सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस। ये टॉपिक ऑलरेडी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में डिस्कस किया है। सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इफ y1 एंड y2, y तो यहां पे कोई कहीं पे यूज नहीं किया ना, इफ y1 एंड y2 आर टू linearly independent solutions, then
लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? बताइए। C1y1 + C2y2। दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन। दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो जनरल सॉल्यूशन होगा इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन C1y1 + C2y2। If y1, y2 are the two linearly independent solutions of a second order linear homogeneous differential equation, तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी जनरल सॉल्यूशन है। यही कॉन्सेप्ट श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए भी यूज किया गया है। यहां पे भी किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स के लिए कितने डिफरेंट एनर्जी आइगन स्टेट्स आ सकते हैं? Infinite. इनफाइनाइट। ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, ऐसे इनफाइनाइट आइगन स्टेट्स आ सकते हैं। उनको बोल दिया गया साई नॉट, साई 1, साई 2, साई 3। तो साई नॉट, साई 1, साई 2, साई 3 अगर श्रोडिंगर इक्वेशन के लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? उनका लीनियर कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। और लीनियर कॉम्बिनेशन को क्वांटम में कैसे यूज किया जाता है? दिस इज द स्टेट ऑफ द पार्टिकल बिफोर मेजरमेंट, C1 साई 1, C2 साई 2। तो आप देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ये कॉन्सेप्ट है, जो जनरल सॉल्यूशन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, उसी चीज को क्वांटम में भी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के लिए यूज किया जाता है। ये नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिए। सर हम ये बोल रहे हैं ना यहाँ पर कि जो साई xt हमने निकाला है सॉल्यूशन, उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लाइक समीशन लगा के भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, इंडिविजुअल भी सॉल्यूशन होगा और लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन होगा। तो सर जहाँ फिर ई आया है वहां पर हम E1 E2 वगैरह लिखेंगे जो पावर में। बिल्कुल। वो पार्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं, दोनों केस हो जाए तो बता दीजिए। सर लीनियर कॉम्बिनेशन तो मोमेंटम आइगन स्टेट के भी लिख सकते हैं ना, या फिर पोजीशन आइगन स्टेट? सब लिख सकते हैं, लेकिन पोजीशन और एनर्जी, मोमेंटम आइगन स्टेट फिजिकली रियलाइजेबल नहीं होते ना, इसलिए तो एनर्जी आइगन स्टेट का यूज किया जाता है। पूरा एनालिसिस ही एनर्जी आइगन स्टेट का टर्म्स में होता है, बिकॉज इनको हम फिजिकली रियलाइज कर सकते हैं। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, पोजीशन और मोमेंटम आइगन स्टेट मैथमेटिकली एग्जिस्ट करता है, बट वो फिजिकली रियलाइजेबल नहीं है। ओके। डन एवरीवन? यस सर। देखिए स्पेसिफिकली जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, वो जो टाइम डिपेंडेंसी पार्ट है वो तो फिक्स्ड है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट का होता है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब देखो ये इक्वेशन था -h²/2m इंटू d2 psi dx2 प्लस v ऑफ x इंटू कैपिटल X इक्वल टू E कैपिटल X।
ये कोई नया इक्वेशन मैंने नहीं लिखा है, इसके पहले जो था उसी को थोड़ा सा टर्म इधर उधर किया गया है। ये जो इक्वेशन आया था ना, ये 1/x था, यहाँ पर दोनों तरफ आप कैपिटल X से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के दोनों तरफ आप कैपिटल X से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही आ जाएगा। मैंने इस फॉर्मेट में इसलिए लिखा है बिकॉज दिस इज नथिंग बट ए आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर एनर्जी ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन। कैसे आप देखो, इसको आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, साइन नहीं होगा ना यहाँ पर, कैपिटल X। इसको आप लिख सकते हैं -h²/2m d2 dx2 प्लस v cap acting on capital X equal to Ex। लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेटर है दैट इज नथिंग बट द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, तो Hx इक्वल टू Ex। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की हम बात करते हैं वो बेसिकली एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है। दिस इज ए आइगन वैल्यू इक्वेशन corresponding to energy। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, जो कैपिटल X है, कैपिटल X which is a function of X is an energy eigenstate corresponding to energy eigenvalue E। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। कोई बता सकता है, ये जो इक्वेशन है दिस वन एंड ये जो इक्वेशन है, दोनों सेम है या कुछ डिफरेंस है? ऑपरेटर एंड आइगन वैल्यू। यहाँ पे ये ई कैप क्या है? ऑपरेटर ऑपरेटर है। वो आइगन वैल्यू, और यहाँ पे जो ई है वो आइगन वैल्यू है। पहले जो इक्वेशन लिखा था वो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन था और ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन में ई कैप आता है ऑपरेटर, और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन में ई आता है जो एनर्जी आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज नथिंग बट ए आइगन वैल्यू इक्वेशन कॉरिस्पॉन्डिंग टू एनर्जी। इंपॉर्टेंट पार्ट टू रिमेंबर, ये जो कैपिटल X आया है, कैपिटल X क्या रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी आइगन स्टेट। और अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कैपिटल X इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0। कैपिटल X क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0। Now, this is a homogeneous equation. This is basically a homogeneous differential equation. अब बताइए, हम बताइए स्टेट वैल्यू ऑफ कार्ड आइडेंटिटी। कहां पे?
यहाँ पे एक्स बिल्कुल कैपिटल एस इन जनरल क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टेट ऑफ द पार्टिकल एट इक्वल टू 0 इन जनरल। और यहाँ पे कैपिटल क्या है, एनर्जी आइगन स्टेट। ओके, साइन वहां पे दोनों हो सकता है। अब आप यहाँ पे बताइए, ये जो इक्वेशन है एच क्या एक्स इक्वल टू ई एक्स, ये जिसको हम लिख सकते हैं एच क्या acting on psi at t equal to 0 is equal to E psi at t equal to 0। अब ये तो एनर्जी स्टेट है ना, अगर हम एनर्जी इक्वेशन की बात करते हैं, इसके पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकते हैं? psi है नॉट क्या हो सकता है, psi at t equal to 0। ये एनर्जी स्टेट है, साइन नॉट होता है, साइन 1 होता है, साइन 2 होता है। These are the ground state, first excited, second excited, and so on। ये एनर्जी आइगन स्टेट क्या होता है? सेकंड ऑर्डर तो वही आएगा ना, इसमें ये कौन सा साई मतलब ये एक्स है एट इक्वल टू 0। ये एनर्जी आइगन वैल्यूएशन है, बहुत सारे आ सकते हैं। बट तो सेकंड ऑर्डर तो दो ही साई आएगा। सेकंड ऑर्डर जब हमें आइगन वैल्यूएशन के बारे में नहीं करना है, यहाँ पे हमें वो ऑपरेटर के बारे में आइगन वैल्यूएशन और लीनियर ऑपरेटर। बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, बताइए। मतलब वो जो डायग्राम था फिर से बहुत सारे सॉल्यूशन नहीं कर सकते, ये बता रहा है। बिल्कुल ओके तो साइन एट t इक्वल टू 0 इसके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, साइन 5 ये एनर्जी आइगन स्टेट्स है। एंड जो एनर्जी आइगन वैल्यू है E इसके पॉसिबल वैल्यूज क्या आ जाएंगे? E0, E1, E2, these are the energy eigen values। En, so these are energy eigen states। और किसके सॉल्यूशंस हैं? टाइम इंडिपेंडेंट न्यूमेरिकल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। and these are the energy eigen values। तो अब बताइए इस केस में जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? राइट होमोजेनियस इक्वेशन है, इस केस में हम जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स। तो साइन एट t इक्वल टू 0 ये भी हो सकता है समेशन ci summation for I from 0 to infinity। ये जनरल सॉल्यूशन है। और ये जनरल सॉल्यूशन लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये नॉर्मली हम बात करते हैं जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं, तब हम लीनियर कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन है। डाउट प्लीज आस्क, डाउट कीजिएगा।
सर बताइए। सर अगर हम बोल सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन मतलब अगर हमें आइगन वैल्यू मिल रही है तो फिर क्या ये आइगन स्टेट होगा? नो, ये जनरल सॉल्यूशन हम कैसे बोल रहे हैं, अभी हम देखेंगे। जो हमने स्टार्ट किया था ना, h क्या इक्वल टू e कैप साइन, जो टाइम डिपेंडेंट स्क्रीनिंग इक्वेशन था, यस सर। उसमें जब आप जान जाएगा व्हाट इज द जनरल स्टेट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, तब हम लिनियर कॉम्बिनेशन यूज करेंगे टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर द टाइम डिपेंडेंट स्क्रीनिंग इक्वेशन, h कैप इक्वल टू e कैप साइन। तो यहाँ जो साई हमें कॉम्बिनेशन लिखा है ये आइगन स्टेट तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं, linear combination is not an eigenstate. No. No problem, no. जो इंडिविजुअल है साइन ऑफ साई 3, ये जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में क्या एनर्जी फिक्स्ड है, वेरी कर रहा है, उसमें कोई आइगन नहीं आएगा ना। Done. Everyone done. देखिए, तो वेव फंक्शन का टाइम इवोल्यूशन वो स्टेट ऑफ द पार्टिकल या वेव फंक्शन टाइम के साथ कैसे चेंज इवॉल्व करता है, टाइम इवोल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन और स्टेट ऑफ द पार्टिकल। वेव फंक्शन का स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, इसमें दो केसेस हैं। एक तो है अगर पर्टिकुलर एनर्जी आइगन दिया गया है क्या करते हैं, और अगर लीनियर फंक्शन दिया गया है क्या करते हैं। देखिए पहले पर्टिकुलर आइगन स्टेट, वेव फंक्शन एट t equal to 0, it is a particular eigen state, particular energy eigen state. Standard notation जो यूज करते हैं, this is equal to psi n, psi 1 psi 2 हो सकता है। So this is net energy eigen state. तो इसमें एनर्जी सबसे पहले कंडक्शन है, ठीक है। So in this case, state of the particle at time t will be psi n, जो एनर्जी आइगन स्टेट था, into time dependent part, e to the power minus iota एनर्जी की जगह क्या लिखेंगे, en t by h का एनर्जी आइगन स्टेट के लिए टाइम इवोल्यूशन ऐसा है, एनर्जी के बदले en ले लिया गया। en क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यू। इसको कैसे लिखेंगे,
H cap acting on psi n is equal to En psi. En is the energy eigenvalue. Clear point? अगर आपको पूछता है ये जो सॉल्यूशन लिखा गया है ये क्या टाइम डिपेंडेंट सोल्यूशन को सैटिस्फाई करेगा? टाइम डिपेंडेंट, यस। देखिए ए क्या साइज इक्वल टू क्या आना चाहिए? ई क्या साइज। अब देखो सेम आंसर आएगा। एच क्या साइज तो यहां आ गया था। अगर आप ई क्या साइज कैलकुलेट करोगे ई क्या साइज आएगा एच कट डेल टी ऑफ साई एन। जो साई एन यहाँ पे गया है उसका टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो अब देखो टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा एच कट डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस आएगा ई एन बाई एच कट इनटू सेम साई एन एक्स इनटू e to the power minus iota e n t by e कट। ये इसको प्रोपोर्ट कर रहे हैं जो टाइम t टाइम पे, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो e क्या एक्टिंग ऑन साई x t। थोड़ा सा इक्वल टू क्या आ रहा है? H का कैंसिल करेगा माइनस आया फैक्टर और 1 इट विल बी E n साई x t। आपने देखो शुरू किया था E कैप एक्टिंग ऑन साई ऑफ x t और इक्वल टू क्या आ गया? E n साई ऑफ x t। तो स्टार्टिंग में बताया गया था आप H का प्लस करो या E का प्लस करो आपको एनर्जी के बारे में सेम इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपने टाइम डेरिवेटिव ऑपरेट किया तो आपको क्या मिलता है एनर्जी En। अगर आप इस डेरिवेटिव वाला यूज करते जो अभी हमने कैलकुलेट किया H क्या एक्टिंग ऑन साई ऑफ x t तब भी आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा? En साई x t। ये समझ है इनमें से कोई भी ऑपरेटर यूज करो इट इज इररिलेवेंट। आपको एनर्जी ऑफ सिस्टम के बारे में सेम इंफॉर्मेशन मिलेगा। आप एनर्जी का टाइम डेरिवेटिव फॉर्म में करो या स्पेस डेरिवेटिव फॉर्म में करो। क्लियर है एवरीवन? And one important point to everyone. Sir, ये जो साई x t है वो तो साई n x t होगा ना? बिल्कुल। एनर्जी आई जस्ट टाइम। So important point to remember. If psi x psi at t equal to 0 is in normalized form, t equal to 0 पे जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। then psi at time t will be in normalized form। t इक्वल टू 0 पे जो वेव फंक्शन है वो अगर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है तो किसी भी टाइम में वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में ही होगा। टाइम चेंज करने पे नॉर्मलाइजेशन का बिहेवियर है वो चेंज नहीं करता।
अगर वो इनिशियली नॉर्मलाइज्ड है तो वो किसी भी टाइम नॉर्मलाइज्ड रहेगा। टाइम के साथ साथ नॉर्मलाइजेशन बिहेवियर जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर 0 पे नॉर्मलाइज्ड है तो किसी भी टाइम पे वो नॉर्मलाइज्ड होगा। अगर t इक्वल टू 0 पे अननॉर्मलाइज्ड है तो किसी भी टाइम पे वो अननॉर्मलाइज्ड रहेगा। कोई डाउट तो प्लीज आप नोट डाउन हो जाए तो बताइएगा। आगे तो सकते ना। अब जैसे बोला गया जब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी आइसोलेट के लिए लेते हैं और वो भी उससे भी टाइम डिपेंडेंट शेड्यूलिंग का इक्वेशन में हमें सेम इंफॉर्मेशन मिलेगा अबाउट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखते हैं। सपोज स्टेट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 जो इनिशियल स्टेट है, इट इज linear combination of all energy ions Ci and psi n x psi n ये भी होता था जो एनर्जी आइसोलेट से psi n क्या है I नहीं है Cn psi n ठीक है। Let get be consistent. Cn psi n is the inner energy isolate. In this case, state of the particle at time t क्या आएगा? Summation over n from 0 to infinity Cn psi n into time dependent e to the power minus iota en. This will be the state of the particle at time t if the initial state is a linear combination of energy isostates. तो यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट क्या it is a linear combination of all possible energy isostates. अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन के सॉल्यूशन जो बोल रहे थे जनरल सॉल्यूशन जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन आता। ये बोलने का सेंस ये है अगर लीनियर कॉम्बिनेशन ले मान लीजिए स्टेट पार्टिकल जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में है। आप उस पार्टिकल के बारे में अगर एनर्जी इंफॉर्मेशन चाहते हैं आप H का ऑपरेट करो या E का ऑपरेट करो सेम रिजल्ट आएगा। आप H का ऑपरेट करो या E का ऑपरेट करो दोनों सेम रिजल्ट आएगा। ऐसा देखो अगर आप यहाँ पर मान लीजिए एनर्जी ऑपरेटर इसको आपने psi x t पे ऑपरेट किया ठीक है। इसका मतलब होता है आयोटा h बाहर आएगा समेशन ओवर n फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी इसका टाइम का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे ये आएगा Cn psi n exponential minus iota E n t by h
डेरिवेटिव करेंगे मल्टीप्लिकेशन में आएगा। अब इस कांस्टेंट को थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये होगा समेशन ओवर n from 0 to infinity en cn psi n into s। ये इसके पहले ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, रिमेंबर। अगर आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को इसके ऊपर ऑपरेट करते, सपोज क्या समेशन ओवर n from 0 to infinity cn psi n into exponential this। अगर आप h क्या ऑपरेट करते, h क्या एक्टिंग ऑन psi n क्या आएगा, psi n एनर्जी आएगी स्टेट। क्या क्या एक्टिंग ऑन psi n पिछले स्लाइड में आ गया था, इसका साइड प्लस पोटेंशियल इक्वल टू क्या कर देगा टोटल एनर्जी en psi n ये एनर्जी आएगी स्टेट है। तो अब देखो अगर आप h को भी ऑपरेट करते हो तो सेम रिजल्ट आ रहा है, cn en psi n into exponential। इसका मतलब क्या हुआ, आप टाइम डेरिवेटिव को ऑपरेट करो या स्पेस डेरिवेटिव को ऑपरेट करो, सिस्टम के एनर्जी के बारे में आपको सेम इंफॉर्मेशन मिलेगा। टाइम डेरिवेटिव ऑपरेट किया तो ये रिजल्ट आया, स्पेस डेरिवेटिव ऑपरेट किया तो ये रिजल्ट आया, दोनों सेम रिजल्ट है। और ये एनर्जी आइडेंटिटी के लिए नहीं है, एनर्जी आइडेंटिटी के लिए भी ट्रू है और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी आइडेंटिटी के लिए भी ट्रू है। आप h क्या चूज करो, स्पेस डेरिवेटिव फॉर्म या e क्या चूज करो, टाइम डेरिवेटिव फॉर्म। दोनों ऑपरेटर्स से सिस्टम के एनर्जी के बारे में सेम इंफॉर्मेशन हमें पता चलता है। ये पर्टिकुलर एनर्जी आइडेंटिटी के लिए भी ट्रू है जो केस 1 में हमने डिस्कस किया, एंड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी आइडेंटिटी के लिए भी ट्रू है जो केस 2 में डिस्कस किया। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क।